हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्रैमर रूल के हेल्प से लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है और उसके नेचर ऑफ रूट के बारे में कैसे डिसाइड करना है। ओके, डेल्टा वन और डेल्टा टू तीन तरीके के डिटर्मिनेंट डिफाइन किए थे। डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो इन्फिनाइट सोल्यूशन भी आ सकता है, नो सोल्यूशन भी आ सकता है। वो कैसे पता चलता है? डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू चेक करके पता चलता है। ठीक है, अभी आज इसी को हम लोग ये वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और थ्री वेरिएबल के ऊपर ये चीज़ कैसे अप्लाई हो पाएगा। ओके, तो टू वेरिएबल का अगर तुम्हें समझ आया, थ्री वेरिएबल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो अभी मैंने तीन वेरिएबल एक्स वाई और जेड में ऐसा तीन इक्वेशन उठा लिया, A1 B1 C1 D1 ऐसे करके। अब तीन वेरिएबल हैं तो यहाँ पर चार तरीके के डिटर्मिनेंट डिफाइन होंगे। पहले डेल्टा लिखना है जो कोफिशिएंट से बनता है, तो पहले वाले का ले लिया A1 B1 C1। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। फिर क्या बोला था हमने कि अगर हम लोग ये वाला जो कांस्टेंट है D1 D2 D3 जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखा रहता है, उसको अगर हम पहले कॉलम में रिप्लेस कर दें D1 D2 D3, ओके, बाकी सब कुछ सेम रखें, तो ये कहलाता था हमारा डेल्टा टू। ऐसे ही डेल्टा वन, हाँ, इसको हम लोग डेल्टा वन बोलते थे। ऐसे ही अगर हम सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दें, A1 A2 A3 लिखा है, अगर यहाँ मैं D1 D2 D3 लिख दूँ और थर्ड में कोई भी चेंज नहीं, तो ये डेल्टा टू हो गया। और इसी प्रकार अगर मैं थर्ड वाला जो हमारा कॉलम है, थर्ड वाले कॉलम में D1 D2 D3 रिप्लेस कर देता हूँ, पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को अनचेंज रखता हूँ, तो ये कहलाया डेल्टा थ्री। तो डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री करके हमने तीन और ये किए चार डिटर्मिनेंट डिफाइन किए। सही है, अब आ जाओ हम लोग कंसिडर करते हैं। इनमें से एक डेल्टा वन में उठाता हूँ। डेल्टा वन क्या था मेरे पास? डेल्टा वन था D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ऐसे था। ठीक है, तो D1 D2 D3 का वैल्यू अगर तुम देखो इक्वेशन से, D1 किसके बराबर लिखा है? A1x प्लस B1y प्लस C1z, A1x प्लस B1y प्लस C1z। ऐसे ही D2 हो जाएगा ऐसे, और D3 हो गया हमारा ये चीज़। बाकी तो सब ऐसे लिखा ही है ना। ठीक, बस D1 में मैंने क्या किया, D1 में D1 D2 D3 का डेल्टा वन में D1 D2 D3 का वैल्यू रिप्लेस किया। ये वैल्यूज है इनकी। ओके, अब आ जाओ फिर से वही हम लोग कॉलम वन में एक ऑपरेशन में करता हूँ। C1 बिकम C1 माइनस YC2 माइनस ZC3। जो पहला कॉलम है उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो कॉलम टू में y का मल्टीप्लाई किया, कॉलम थ्री में z का, और वो सब्ट्रैक्ट करिए कॉलम वन से। क्या बनेगा? डेल्टा वन। डेल्टा वन ऐसा बन जाएगा, यहाँ A1x A2x और A3x रह जाएगा, इधर रह जाएगा B1 B2 B3 और यहाँ C1 C2 C3। सही है, तुरंत देख लो पहले कॉलम से क्या x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वो कॉमन अगर आ गया, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बच रहा है वही हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा वन बराबर क्या आ गया? x इंटू डेल्टा। इसी तरीके से डेल्टा टू बराबर y इंटू डेल्टा हो जाएगा और डेल्टा थ्री बराबर z इंटू डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं फिर से बोलूँ कि अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो हम लोग डेल्टा से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैंने डिवाइड किया तो x बराबर डेल्टा वन अपॉन डेल्टा मिल गया, ऐसे ही y बराबर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा मिल गया और z बराबर डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा मिल गया। यही कहलाया मेरा क्रैमर रूल। तो ये समझ आ रहा है क्रैमर रूल तभी एप्लीकेबल होगा
जब डेल्टा का वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। ओके, तो ये तो क्रैमर रूल की बात हो गई। डेल्टा हमेशा नॉन जीरो ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले भी हमने एग्जांपल देखा था, तो वो कभी कभी जीरो भी हो जाएगा, सही बात है। तो फिर अगर डेल्टा जीरो हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये सब समझना है मुझे। तो आ जाओ, ये कुछ नोट लिखा मैंने नीचे। पहला क्या है, पहला तो मैंने ऐसे बोला कि अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो, तो फिर तो यहाँ क्रैमर रूल की हेल्प से एक्स और वाई और जेड का एक एक वैल्यू निकल रहा है। एक एक ही तो है, डेल्टा का एक ही कोई वैल्यू होगा, डेल्टा वन का भी कोई एक वैल्यू होगा, डिवाइड करेंगे एक वैल्यू मिलेगा कोई। तो एक्स वाई और जेड का सिंगल सिंगल वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब सिंगल सिंगल वैल्यू का मतलब एक यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो जो यूनिक सोल्यूशन आए वो एक्स वाई और जेड तीनों जीरो आ जाए। तो सारे जब जीरो हो जाते हैं तो ऐसे सोल्यूशन को कौन सा सोल्यूशन बोला जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो यूनिक सोल्यूशन में ट्रिवियल भी हो सकता है और नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रिवियल सोल्यूशन की, ये यूनिक के अंडर ही है। ओके, तो ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए एक्स वाई और जेड तीनों का जीरो आना चाहिए। देखो यहीं पे इधर से एक्स जीरो कब होगा, ऑब्वियसली भाई जब डेल्टा वन क्या हो जाए, जीरो। वाई जीरो कब होगा, जब डेल्टा टू भी जीरो हो जाए। और जेड जीरो कब होगा, जब डेल्टा थ्री भी जीरो हो जाए। तो बात समझ में आ गया। अगर डेल्टा नॉन जीरो है, साथ में ये तीनों अगर जीरो हो गए, तो मतलब एक्स वाई और जेड तीनों ही जीरो हो गया। और इस केस में उसको हमने बोला ट्रिवियल सोल्यूशन। यूनिक ही है, लेकिन इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और क्या हो सकता है भैया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो सकता है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में जैसा कि तुम्हें पता है, कम से कम एक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, सही है ना। तो इसका मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स वाई और जेड में से कम एक को नॉन जीरो रहना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो सब में नॉन जीरो है ही। तो नॉन जीरो रहने के लिए, जैसे मान लो कि एक्स को नॉन जीरो रहना है तो डेल्टा वन का नॉन जीरो होना जरूरी है। जैसे मान लो जेड को नॉन जीरो रहना जरूरी है, तो उसके लिए डेल्टा थ्री का नॉन जीरो वैल्यू होना पड़ेगा। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री मस्ट बी व्हाट, नॉन जीरो। इनमें से कम एक का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे में किसी एक वेरिएबल का नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा और फिर वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाने लगेगा। अब दूसरा केस क्या है, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना। ये तो पहला केस था जिसमें डेल्टा नॉन जीरो था। अब अगर डेल्टा जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो डेल्टा जीरो हो गया, तो उस केस में यहाँ से देखो ऊपर जो मैंने ये किया था, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये इक्वेशन आ रहा है, ये जो हमने बनाया है ये तो तब है जब डेल्टा का वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। तो जब भी डेल्टा जीरो है तो वहाँ तुम्हें इस पे फोकस करना है, ठीक है। उस पर तो मैं इसको देख ही नहीं सकता, ये चीज़ को देख ही नहीं सकता, क्योंकि डेल्टा तो जीरो के बराबर है, सही है ना। तो जब डेल्टा जीरो के बराबर हो गया तो अब मुझे फोकस करना है कहाँ पर, इधर, यहाँ देखो। डेल्टा जब जीरो के बराबर हो गया और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से कोई भी कम से कम एक नॉन जीरो मान लो हो गया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें डेल्टा तो क्या है, मैं बोल रहा हूँ ये डेल्टा का वैल्यू जीरो है यहाँ पर, लेकिन डेल्टा वन, चलो मान लेते हैं कि डेल्टा वन जो है वो नॉन जीरो है। अब ये ऐसा कभी संभव है क्या, देखो जब डेल्टा जीरो हो गया तो डेल्टा वन तो जीरो ही रहेगा, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा हो गया कि डेल्टा जीरो है और डेल्टा वन टू थ्री में से कोई भी एक, कम से कम एक, चाहे एक चाहे दो चाहे तीन, अगर वो नॉन जीरो हो गए, नॉन जीरो, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं यार। मतलब हमारे पास क्या आया था, डेल्टा वन बराबर एक्स इंटू डेल्टा आया था। मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा जीरो है लेकिन डेल्टा वन जो है वो नॉन जीरो है,
ठीक है, मतलब ये वाली साइड नॉन जीरो है और ये वाली साइड जीरो है। ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है, नो वैल्यू ऑफ x मिलेगा यहाँ पे, नो वैल्यू ऑफ x। अब x का कोई वैल्यू नहीं आया तो y और z का अगर वैल्यू आ भी जाए तो हम क्या बोलेंगे कि सोल्यूशन का मतलब तो ये हुआ कि x और y और z तीनों का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये केस कहलाया किसका? नो सोल्यूशन का। आई होप समझ आया आपको। कंडीशन याद रख लेना है, अगर डेल्टा जीरो हो गया और डेल्टा 1 2 3 में से एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो ये नो सोल्यूशन का केस है, और अगर सारे ही जीरो हो गए तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि डेल्टा 1 बराबर एक्स डेल्टा है। मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा 1 भी जीरो है और डेल्टा भी जीरो है, तो जीरो बराबर एक्स इंटू जीरो। अब यार तुम यहाँ पे एक्स बराबर कुछ भी रखो ना, ये वाला इक्वेशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। अगर लिखा है डेल्टा 2 बराबर वाई इंटू डेल्टा, डेल्टा 2 भी जीरो है और डेल्टा भी जीरो है, तो जीरो बराबर वाई इंटू जीरो। अब यहाँ पर तुम वाई का जो मर्जी रियल वैल्यू रखो, इक्वेशन ये तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। बात समझ आ रहा है? अगर लिखा है डेल्टा 3 बराबर जेड इंटू डेल्टा, डेल्टा 3 जीरो है, डेल्टा भी जीरो है, तो जेड बराबर जो मर्जी रखो तुम, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगा ही। ओके, तो ये हो गया 3 वेरिएबल के लिए। समराइज कर लेते हैं एक बार 3 वेरिएबल में क्या हुआ। डेल्टा नॉन जीरो है, यूनिक सोल्यूशन। डेल्टा अगर जीरो हो गया तो उस केस में नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होगा जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 3, डेल्टा चारों ही क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना? d1। फिर मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d2, और a3x प्लस b3y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d3। ये 3 इक्वेशन लिखे मैंने जानबूझ के ये a1, b1 और c1 तीनों में सेम रखा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये d1, d2, d3 आपस में जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब और कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं तो ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, फिर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20, फिर मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मान लो 30। अब ये तीनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। ओके, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा जो है वो जीरो है, और इस डेल्टा में अगर ये पहला कॉलम रिप्लेस करके कुछ भी लिखा जाए तो डेल्टा 1 का वैल्यू भी जीरो आएगा, फिर हम दूसरा कॉलम रिप्लेस करें तो भी जीरो आएगा, और तीसरा कॉलम रिप्लेस करें तो भी जीरो आएगा। तो इस केस में डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब जीरो है, लेकिन फिर भी इस वाले इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। तो ये वाली पॉइंट, ये दूसरा वाला पॉइंट जो लिखा है मैंने, ये तब लिखा है जब ये एक पर्टिकुलर केस मैंने लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा मतलब तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के ही ब्रैकेट में लिख लो और नो सोल्यूशन, ये भी हो सकता है कभी कभी। और वो कब होगा, ये पर्टिकुलर केस मैंने समझा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग वेक्टर और 3D वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनमें भी ये जो तीनों इक्वेशन मैंने लिखा है ये पैरेलल प्लेन्स हैं। पैरेलल प्लेन्स हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। ओके, ये प्लेन क्यों है क्यों नहीं है ये तो खैर बात की बात है। तो अभी हमको याद क्या रखना है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन। डेल्टा इक्वल टू 0 में फिर नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। नो कब हो जाएगा? नो तब हो जाएगा जब डेल्टा 0 के साथ में डेल्टा 1 2 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, या फिर अगर डेल्टा
डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों जीरो हो गए और उस केस में पैरेलल प्लेन वाला केस बन गया, तब भी नो सोल्यूशन हो जाएगा। वो पैरेलल प्लेन वाला केस कब बनेगा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देख लो। पैरेलल प्लेन वाला केस तब बनेगा जब वो एक्स, वाई और जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इस केस में भी नो सोल्यूशन आ जाएगा। और इसके अलावा अगर चारों जीरो हैं और पैरेलल प्लेन नहीं है तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये इतनी बात याद रखनी है आपको। क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जांपल है, नेचर ऑफ रूट बताना है। क्या क्या इक्वेशन दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का है। तो नेचर ऑफ रूट के लिए तो पहले मुझे क्या लिखना चाहिए, डेल्टा लिखना चाहिए। अब ये लिख दिया मैंने 1 2 3, दूसरे वाले से 2 3 4, तीसरे वाले से 3 4 5। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह का सिंपल डाटा है। सीधे क्या करो, एक्सपेंड करो। ये हो गया 10 - 12 और +3 टाइम्स ये हो गया 8 - 9, कितना आ जाएगा 15 - 16 -1, और यहाँ पर हो गया +4 -2 × -2, और इधर हो गया -3। देखो भैया कितना आ गया, ये 0 के बराबर। अभी समझ आएगा केस। जब डेल्टा 0 आ गया तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तो जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे भैया, तो उसके लिए डेल्टा 1 2 3 कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि डेल्टा 1 से ही क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसके आगे डेल्टा 2 भी देखना पड़ेगा, उससे भी नहीं होगा तो डेल्टा 3 देखना पड़ेगा। डेल्टा 1 कैसे लिखते हैं, पहला जो कॉलम है वो इन कांस्टेंट द्वारा रिप्लेस होता है, 1 3 0, बाकी 2 3 4 3 4 5 कर दो भाई। एक्सपेंड 1 × 15 - 16 -2 × 15 - 0 और +3 × 12 - 0, कितना आ गया भैया, ये -1 -30 +36, 36 - 32 कितना हो गया 4, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देख लो क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला था कि डेल्टा 1 2 3 में से एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो नो सोल्यूशन। तो आगे डेल्टा 2 और 3 निकालने की, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैंने क्या बोल दिया, कोई सोल्यूशन नहीं है इस लीनियर इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इसी को दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का भी यही मतलब होता है। अगला एग्जांपल क्या है, क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करो। अगेन इक्वेशन 1 2 और 3, आ जाओ भाई, डेल्टा लिख लेंगे 1 1 1 1 - 1 1 3 2 -4, सॉल्व कर लो। 1 के साथ आ गया 4 - 2, फिर -1 के साथ आ गया -4 - 3, और +1 के साथ आ गया, पहले रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, +1 के साथ आ गया 2 + 3, कितना हो गया, ये 2 और ये 7 और ये 5, ये हो गया 14 के बराबर। नॉट इक्वल टू 0 आ गया भैया, क्या है ये, यूनिक सोल्यूशन का केस है। अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, डेल्टा 1 सॉल्व करो, डेल्टा 2 सॉल्व करो और डेल्टा 3 सॉल्व करो, क्रैमर रूल इसमें लग जाएगा। फिर जो तुम्हारा x होगा वो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा हो जाएगा, y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा हो जाएगा, और z जो है वो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा हो जाएगा। तो ओके, डू इट योर सेल्फ। आंसर जो है वो कमेंट में लिख के बताओ क्या है। अब आगे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट इसका क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यार ये होमोजीनियस क्या बोला है, होमोजीनियस नाम सुना सुना लग रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिस मिक्सचर का कहीं से भी कोई हिस्सा सेलेक्ट करें तो उसका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगा, और होमोजीनियस उसको बोलते हैं जिसका केमिकल कंपोजिशन हमेशा हर जगह पे सेम रहेगा। ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की। मैथ में होमोजीनियस का क्या मतलब है, मैथ में होमोजीनियस का मतलब ये है कि इक्वेशन के हर एक टर्म में वेरिएबल्स के पावर का जो सम है वो फिक्स रहना चाहिए। अगर एक ही टर्म में एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उनका पावर जोड़ के देखना है, और अकेले अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं का देख लेना है।
तो अभी तो हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल एक साथ में मल्टीप्लाई में तो आने वाला है नहीं, अकेले अकेले होगा जहाँ भी होगा। तो कहने का मतलब ये है होमोजीनियस तब होगा जब जितने भी टर्म लिखे हैं इक्वेशन में, हर एक टर्म में वेरिएबल का जो पावर है वो क्या रहे, सेम रहे। जैसे हम बोलते हैं ना मिक्सचर में, कहीं से भी होमोजीनियस मिक्सचर का कोई भी हिस्सा सेलेक्ट करें तो उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहे। यहाँ पर वेरिएबल का पावर सेम रहना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर जीरो की जगह पे ये जीरो अगर मैं हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ 2, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बदल जाएगा, a1x + b1y + c1z - 2 = 0। इस इक्वेशन में ये भी एक टर्म है, इसमें वेरिएबल का पावर 0 है, बाकी सब में वेरिएबल का पावर जो है वो 1 है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो साधारण शब्दों में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दोनों तीनों इक्वेशन में मैंने क्या ले लिया, 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। अब देखो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये तो कोई भी देख सकता है कि x = 0, y = 0 और z = 0। ये तो सोल्यूशन है ही है, मतलब ये तो कहीं गया ही नहीं, तीनों इक्वेशन को ही ये सेटिस्फाई कर रहा है। x, y और z का ऐसा वैल्यू जो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगे वही सोल्यूशन कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रिवियल सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, ये तो हमेशा एक सोल्यूशन होगा ही होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? कंसिस्टेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि कम से कम एक सोल्यूशन हो, तो ये वाला सोल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कि होमोजीनियस में वो जो नो सोल्यूशन वाला केस है वो आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है इस दुनिया में कि होमोजीनियस इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन ना मिले। दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब यहाँ अगर देखो बात करें तो इस केस में Δ1, Δ2 और Δ3 का वैल्यू हमेशा 0 आने वाला है, क्योंकि डेल्टा हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा तो भैया a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसा लिखेंगे। लेकिन उसमें मैंने क्या बोला था कि ये जो राइट हैंड साइड में जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो लिखा रहता है वही रिप्लेस करना होता है कॉलम में। तो यहाँ लिख देंगे 0 0 0, तो इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो Δ1 आएगा वो तो 0 आ ही जाएगा। इसी प्रकार से Δ2 भी 0 होगा और Δ3 भी 0 होगा। तो होमोजीनियस के केस में Δ1 2 3 ऑलवेज क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Δ1 Δ2 और Δ3 इज 0 ऑलवेज। ओके, तो इसका मतलब जो भी अब कुछ होगा वो सब डेल्टा की ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो मैंने ये चार्ट बनाया है यहाँ पे, क्या स्टेप्स हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहला तो यही है कि आप डेल्टा कैलकुलेट कर लो। अब अगर डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सोल्यूशन होता था, अभी पढ़ा था हमने पिछले टॉपिक में। तो यूनिक सोल्यूशन जो होगा वो एकदम स्वाभाविक है, ऑब्वियस है कि वो ट्रिवियल सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि ट्रिवियल तो रहना ही रहना है। बात समझ में आ रहा है? ट्रिवियल तो होगा ही होगा, और हम बोल रहे हैं कि चलो अकेला है, खुद एक ही सोल्यूशन है, तो फिर तो वो ट्रिवियल ही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ट्रिवियल सोल्यूशन का केस हो गया। ट्रिवियल सोल्यूशन की मैं फिर से एक्सप्लेनेशन एक बार बता दूँ कि सारे वेरिएबल का वैल्यू जब 0 आ जाता है उसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आ गया, जब नॉन जीरो आया तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, और जब 0 आ गया तो डेल्टा 0 हो गया। Δ 1 2 3 तो पहले ही 0 थे, तो वो इन्फिनाइट सोल्यूशन हो गया। अब इस इन्फिनाइट सोल्यूशन में ट्रिवियल सोल्यूशन भी होगा, क्योंकि 0 0 0 तो रहेगा ही, ट्रिवियल सोल्यूशन और इसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, एज वेल एज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। ओके, अब आज एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यही होमोजीनियस का उठा लिया मैंने। बोल रहे हैं कि 3 वेरिएबल का ये होमोजीनियस इक्वेशन है, बोले इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ऐसे में ए का वैल्यू बताओ। कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा बराबर क्या पढ़ा मैंने, 0। अभी देखा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या केस है,
डेल्टा बराबर 0। तो बस लिख लो 2a माइनस 2 3। सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख लिया 1a 2, और थर्ड से आ गया 2 y का 0 और z का a। ठीक है, ये 0 कर दिया, बस सिंप्लीफाई कर लो 2a, तो a स्क्वायर माइनस 0, फिर प्लस 2 के साथ मिला a माइनस 4 और प्लस 3। पहले रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, 3 के साथ में आ गया 0 माइनस 2a बराबर कितना है 0। 2a क्यूब प्लस 2a माइनस 8 और माइनस 6a। 2a क्यूब माइनस 4a माइनस 8 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो a क्यूब माइनस 2a माइनस 4 बराबर 0। क्यूबिक है ये, सही है, क्यूबिक है, सारे इंटीग्रल कोफिशिएंट हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर क्या क्या फैक्टर होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4। यही पुट कर करके देख लो, इंटीजर सोल्यूशन अगर होगा इस इक्वेशन का तो इन्हीं में से कुछ होगा। इसको इंटीग्रल रूट थ्योरम बोला जाता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। तो जैसे मान लो मैंने 1 रखा तो 1 नहीं सेटिस्फाई किया, माइनस 1 रखा वो भी नहीं सेटिस्फाई किया, 2 रखा वो भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस 2 सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो माइनस 2 सेटिस्फाई हुआ तो इसका मतलब a प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। तो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। a क्यूब लेके आना है तो भैया a स्क्वायर तो होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होके a क्यूब बनेगा। कांस्टेंट टर्म माइनस 4 चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ माइनस 2 तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा ताकि ये मल्टीप्लाई होके माइनस 4 बने। अब a वाला टर्म देख लो। अच्छा, a स्क्वायर का टर्म तो होना नहीं चाहिए, इसमें a स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो यहाँ से मुझे 2a स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ मैं अगर माइनस 2a रख लूँगा तो सेट हो जाएगा, ये माइनस 2a स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, बस आगे सॉल्व कर लिया इसको। ये वाला फैक्टर अगर 0 किया तो ये बराबर माइनस 2 आ गया, या फिर हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक भैया, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? टू सेटिस्फाई कर रहा, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया ये। एक्चुअली इक्वेशन को सेटिस्फाई माइनस 2 नहीं कर रहा है, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या था ये, a क्यूब माइनस 2a माइनस 4, तो a बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब a माइनस 2 एक फैक्टर है। तो a स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऑफ माइनस 4 लेके आना है तो प्लस 2, a स्क्वायर गायब करना है तो प्लस 2a, ऐसा हो गया ये। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, देख लो, तो इसका कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, नो रियल सोल्यूशन। बाकी यहाँ से ये बराबर जो है वो 2 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई और जेड बोल रहे हैं कि नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट सेम टाइम, एक ही साथ एक्स वाई और जेड तीनों जीरो नहीं है। तो ऐसे में पूछा गया कि थीटा का वैल्यू बताओ, वो भी कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, जबकि ये तीनों इक्वेशन क्या हो रहे हो, सेटिस्फाई हो रहे हो। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ हैं वो सब के सब एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर इस बात को तुम गौर से समझ पा रहे हो तो यहाँ पर एक बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्योंकि अगर एक्स वाई और जेड तीनों ही एक साथ 0 नहीं है, तीनों एक साथ 0 होता है तो उसको ट्रिवियल बोलते हैं, और तीनों एक साथ 0 नहीं है अगर तो उसको नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के दूसरे शब्दों में लिखा गया है। ओके, तो ये समझ में आ गया मुझे कि नॉन ट्रिवियल वाला केस है, तो यहाँ पर भी डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब डेल्टा लिख लो भाई, साइन 3 थीटा माइनस 1 1 कॉस 2 थीटा 4 3 2 7 7, इसका वैल्यू 0।
ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सपेंड। कुछ समझ में नहीं आया प्रॉपर्टी वगैरह तो खोल देना चाहिए सीधे, ठीक है। तो खोल दो भाई। साइन 3 थीटा के साथ में 28 माइनस 21 प्लस 1 के साथ में आ गया 7 कॉस 2 थीटा माइनस 6 और प्लस 1 के साथ में मिल गया 7 कॉस 2 थीटा माइनस 8 बराबर 0। 28 साइन 3 थीटा नहीं सॉरी 28 माइनस 21 हो गया 7 और 7 मिलके हो गया 14 कॉस 2 थीटा माइनस 6 और माइनस 8 हो गया माइनस 14। 7 से डिवाइड किया, साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 3 थीटा माइनस 2 बराबर 0। ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके थीटा बताना है। तो कैसे करना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है? सॉरी, ये साइन 3 थीटा है, कॉस के साथ में तो 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा। तो बस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी साइन के टर्म में अप्लाई कर लो। तो कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना? सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा। कांस्टेंट टर्म तो है नहीं भाई कुछ इसमें, माइनस साइन थीटा कॉमन निकालो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और माइनस 3। तो एक तो आ गया साइन थीटा बराबर 0। इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 12 तो 6 माइनस 2 मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ऐसे स्प्लिट किया, ठीक है। इधर से 2 साइन थीटा कॉमन तो 2 साइन थीटा प्लस 3 आएगा और यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो ये हो गया। अभी यहाँ से साइन थीटा का एक वैल्यू तो आ रहा है 1/2 और दूसरा आ रहा है साइन थीटा का वैल्यू माइनस 3/2। भाई ये तो होगा नहीं, तो दो चीज़ें मिली, साइन थीटा बराबर 0 और क्या साइन थीटा बराबर 1/2। तो हमें थीटा का वैल्यू बताना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में मैंने ये ग्राफ बना दिया साइन का, ठीक है। मुझे देखना है, अच्छा एक चीज़ और, 0 और 2 पाई ये दोनों इंक्लूड है तो इनको भी लेके चलना है, ओके। तो चलो पहले देखते हैं 0 कब है। 0 पर थीटा की वैल्यू साथ साथ में लिखते हैं। चलो 0 मिल गई और क्या मिल गया पाई और क्या मिल गया 2 पाई। फिर क्या देखना है मुझे 1/2 कहाँ पे है, तो ये बना दिया भाई मैंने y बराबर 1/2 लाइन, दो जगह पे 1/2 आएगा तो साइन 1/2 ये तो ये π/6 हो गया और ये हो गया पाई में से π/6 घटा दो 5 π/6, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी ये वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया क्रैमर रूल या डिटर्मिनेंट मेथड, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम में आता है और इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम भी हमने कर लिए, ओके। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे और उसके साथ फिर हमारा डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मैट्रिक्स में जो अधूरा रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू।